हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात करेंगे। अगर मोटे मोटे तौर पे कहूं तो लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सारे कोर्ट्स के बारे में डील कर चुके हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल, साथ ही साथ कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, एडवर्सरियल मॉडल एंड इंक्विजिटोरियल मॉडल, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लीगल ऑफिसेस के बारे में कि इंडिया में कौन कौन से लीगल ऑफिसेस होते हैं। सो उसके बारे में बात करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The Constitution under Article 76 has provided for the office of Attorney General of India. अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 76 है वो आर्टिकल 76 बात करता है किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ इससे मतलब रखिए कि आर्टिकल 76 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात कर रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री है। बेसिकली ये सरकार के वकील हैं, ठीक है। ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सरकार के खिलाफ केस होते हैं कि नहीं होते? सुप्रीम कोर्ट में केस होते हैं ना, कि सरकार हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड कर रही है, कि सरकार रोड नहीं बना रही है। तो एक इंसान तो वो होता है जो सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहा है, लेकिन एक वकील ये भी तो चाहिए जो सरकार को बचाएगा वहां कोर्ट में। सो ही इज एन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। वो सरकार के अपने वकील है तो वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री है। क्लियर है? अब आपको थोड़ी सी पिक्चर समझ में आ गई है। यहां पे द अटॉर्नी जनरल, उनको एजी भी कहा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में एजी लिखा है सो दैट आप अगर कभी ये टर्म आ जाए एजी तो आप समझ जाए। द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। He must be a person who is qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. ठीक है, वो ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, ऐसे पर्सन होने चाहिए जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो नहीं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है उस पर बात करते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल वो इंसान बनेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ही मस्ट बी गिवन a judge of some high court for 5 years or an advocate of an high court for 10 years or an eminent jurist in the opinion of the president. साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है कि या तो वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज हो या वो 10 साल के लिए क्या हो, हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की हो एज एन एडवोकेट, या फिर वो प्रेसिडेंट की नजरों में एक एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और कौन सी कंडीशन जरूरी है? जो कंडीशन जरूरी है वो ये है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल वही बनेगा जो कि भारत का नागरिक है। क्लियर है? ये वाली चीज समझ में आई? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ही मस्ट बी अ क्वालिफाइड, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इसका मतलब ये कि क्वालिफाइड, मतलब कल को वो जज बन सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप लोग अपना कॉम्पिटिटिव देते हैं तो ऐसा रहता है ना कि यू मस्ट बी क्वालिफाइड 12th, मतलब अपने 12th पास आउट होने चाहिए। एग्जाम में सिलेक्शन हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपकी क्लास 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, सो वैसे ही अटॉर्नी जनरल की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि या तो वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट के जज हो, या वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज हो, या फिर वो 10 साल के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, या फिर वो एमिनेंट जूरिस्ट हो, मतलब एक ऐसे इंसान हो जो प्रेसिडेंट की नजरों में जिनको लगी कि लॉ का बहुत नॉलेज है, साथ ही साथ वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ये क्वालिफिकेशन उनकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। The term of the office AG is not fixed by the constitution. ठीक है, the term of the office मतलब ऑफिस कितने दिन का होगा। टर्म ऑफ द ऑफिस से मतलब यह है कि हमें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होते हैं, हमें पता है कि हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे टेन्योर फिक्स नहीं है कि अटॉर्नी जनरल कितने साल के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल को सिद्धार्थ पटेल अगर अटॉर्नी जनरल बन गए तो मेरी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है कि एक बार कोई अटॉर्नी जनरल बन गया तो 2 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा, 4 साल के लिए रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि टर्म कितनी होगी।
He hold office during pleasure of president. This means that he may be removed by president at any time. मतलब वो ऑफिस होल्ड करते ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उनको प्रेसिडेंट कभी भी निकाल सकते हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट की इच्छा से ऑफिस होल्ड करते हैं। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन कर रहा है? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, और अटॉर्नी जनरल को रिमूव कौन कर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल को रिमूव भी कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे काम करते हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो प्रेसिडेंट काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या अपने मन से काम करते हैं? जी नहीं, प्रेसिडेंट अपना दिमाग कहां लगाते हैं? प्रेसिडेंट तो एक रबर स्टैंप होते हैं। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कोई भी इंसान अटॉर्नी जनरल रह सकता है जब तक कि सरकार की इच्छा हो। क्लियर है? Then he may also quit his office by submitting his resignation to the president. वो ऑफिस भी क्विट कर सकते हैं अगर वो रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देते हैं तो। The remuneration of Attorney General is not fixed by the Constitution. He receives such remuneration as President may determine. यहाँ पे ये बताया गया है रिन्यूमरेशन मतलब कि उनकी क्या तनख्वाह होगी, क्या पर्क्स वगैरह होंगे, ठीक है, क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा, ये संविधान में नहीं लिखा गया है। ये जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि इनकी तनख्वाह इतनी होगी, हम इनको इतने रुपए देंगे, साथ ही साथ हम इनको घर देते हैं नहीं देते, क्या क्या पावर देते हैं, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ये संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है कि कोई अटॉर्नी जनरल होंगे, वो अटॉर्नी जनरल पूरे जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं उन सब के हेड होंगे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे, और वो सरकार के वकील होंगे जो कि सरकार को डिफेंड करेंगे कोर्ट्स वगैरह में, और जो कि सरकार की बातें रखेंगे कोर्ट्स में या कहीं पे भी लीगल मैटर से रिलेटेड सरकार का पक्ष वो रखेंगे। इतना संविधान में लिखा है। बाकी उनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, उनका कितना साल का टेन्योर होगा, ठीक है, ये सब संविधान में नहीं लिखा है। क्लियर है? Then, as a chief law officer of government of India, the duties of attorney general include the following. अब अटॉर्नी जनरल की क्या क्या ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि सबसे बड़ा लॉ ऑफिस है पूरी कंट्री का, तो इनकी क्या क्या ड्यूटी होगी उस पर बात कर लेते हैं। टू गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रिफर्ड टू हिम बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना उन मैटर्स पे जो कि प्रेसिडेंट ने उन्होंने बोला है, मतलब खास तौर पे अगर सरकार अटॉर्नी जनरल से कोई भी एडवाइस मांगती है कोई भी लीगल मैटर्स पे तो अटॉर्नी जनरल एडवाइस देंगे। अटॉर्नी जनरल जो है उनके पास लीगल नॉलेज बहुत ज्यादा है ना। तो सरकार को कोई भी बिल्स वगैरह लेके आने होते हैं पार्लियामेंट में, सरकार को कोई भी कानून बनाना होता है तो वो लोग पहले अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि भैया जो हम कानून लेके आ रहे हैं वो कानून कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को तो वायलेट नहीं करता है, जो कानून हम बनाना चाह रहे हैं वो संविधान की गरिमा के तहत तो बन रहा है ना, कहीं हमारे कानून में ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं संविधान की उल्लंघना हो रही है। तो यूजुअली जब सरकार कोई टेक्निकल बिल लेके आने वाली होती है तब वो अटॉर्नी जनरल को एक बार रेफर करती है, ठीक है, कि आप थोड़ा सा अपना बताइए, अपना योगदान दीजिए कि जो हम कानून लेके आ रहे हैं वो कानून पे आप हमको लीगल एडवाइस दीजिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो है कि नहीं है। टू परफॉर्म सच ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन्ड बाय हिम टू द प्रेसिडेंट, साथ ही साथ वो वाले लीगल ड्यूटीज करना जो कि उनको कौन कह रहे हैं? प्रेसिडेंट, जो कि उनको प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो लीगल काम करना। अब प्रेसिडेंट तो देखो यहाँ पे नाम है, जहां भी वर्ड यूज हो रहा है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं ये आप लोगों को पता है, आपने 11th में भी पढ़ा है कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रही है हमारी सरकार, गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट से बोल रही है, और प्रेसिडेंट जो डिसीजन ले रहे हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ले रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म्ड बाय हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल का क्या काम है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको फंक्शंस दिए गए हैं और जो कि कानून द्वारा उनको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करना, ठीक है। The President has assigned the following duties of the Attorney General. अब हमने यहाँ देखा कि पहला क्या काम है? पहला काम है कि सरकार को एडवाइस देना लीगल मैटर पे। दूसरा क्या काम है? कि वो सारे काम करना, वो सारी ड्यूटीज करना जो कि उनको प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और तीसरा काम है
कि वो सारे काम करना जो कि संविधान में लिखे हैं। तो प्रेसिडेंट कौन कौन सी ड्यूटीज देते हैं अटॉर्नी जनरल को, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ने कौन कौन सी ड्यूटी दी है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। यहाँ पे इनके पास ये राइट है कि वो अपीयर हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किसी भी कोर्ट में जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्टी है। हो सकता है वो केस नहीं लड़ रहे हो लेकिन वहां पे अपीयर हो गए हो, ठीक है। मतलब अपीयर इन द सेंस, एक और अभी हम पढ़ेंगे, सॉलिसिटर जनरल मान लो केस लड़ रहे हैं उनके बिहाफ पे या कोई और केस लड़ रहा है, लेकिन वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। पूरे देश में किसी भी कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जा सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्टी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस केस से लेना देना है, ये इनका पहला काम है। दूसरा काम क्या है? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 143 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 143 बात कर रहा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अब देखो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे, जहां पे हम सारे जुरिस्डिक्शन को समझेंगे। रेट जुरिस्डिक्शन क्या है, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है। अभी आप एक ब्रीफ में समझो कि कई बार ये होता है कि सरकार की तरफ से, ठीक है, सरकार की तरफ से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कई बार कंसल्ट कर सकते हैं कुछ लीगल मैटर्स पे। मान लो अगर कल को सरकार को कोई बहुत इंपॉर्टेंट कानून लेके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल लेके आना है, और सरकार को लग रहा है कि देखो भैया इसमें कहीं ना कहीं संविधान से खिलवाड़ हो सकता है, तो सरकार प्रेसिडेंट से बोलती है कि भैया आप पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जरा कंसल्ट कर लो कि ये जो कानून है, ये कानून क्या हम लेके आ सकते हैं, कहीं इसमें संविधान की उल्लंघना तो नहीं है। क्योंकि सरकार को ये डर रहता है कि चलो भाई हमने पास भी कर दिया तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग केस लेके कहां पे चल जाएंगे, केस लेके चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर बाद में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देगी कि अब ये कानून को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, आज से ये कानून खत्म। तो सरकार कई बार सोचती है कि हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं सलाह ले लेते हैं इस लीगल मैटर में कि भैया हम ऐसा ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं, इससे संविधान में ये बदलाव होगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये पूरी प्रक्रिया होती है तो सरकार प्रेसिडेंट से बोलती है और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल से बोलते हैं कि भैया तुम जाओ और तुम जजेस के सामने ये पूरी बात रखो, ठीक है। सो आर्टिकल 143 में अभी जो मैंने ये बात समझाई ना, ये बात है, और उसको क्या कहा गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कहा गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। To appear when required by government of India in any high court in a case in which government of India is concerned। और ये कोई से भी कोर्ट ये अपीयर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, कोई भी हाई कोर्ट या कहीं और किसी कोर्ट में, लाइक सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न होती है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस होता है। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस, आज की तारीख में जितने भी केसेस हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस सरकार के खिलाफ हैं। बहुत सारे सिटीजन, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, बहुत सारे एनजीओज ने केस फाइल करके रखा है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ केस फाइल करके रखा है। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल का काम थोड़ा सा ज्यादा होता है। इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनके पास एक राइट्स ऑफ ऑडियंस है। राइट्स ऑफ ऑडियंस मतलब क्या है कि देखो सरकार के खिलाफ इतने केसेस वगैरह चल रहे हैं, इतना सब चीजें हो रही है, कई बार सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कई बार हाई कोर्ट में, कई बार सुप्रीम कोर्ट में है। तो अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं ना, बैठ सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में बोला गया है राइट ऑफ ऑडियंस। क्लियर है? Further, he has right to speak and to take part in proceeding of both the House of Parliament or their joint sitting or any other committee of Parliament of which he may be named as a member but without a right to vote। साथ ही साथ ये हाउस की जो प्रीसीडिंग्स होती है, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, जब सेशन में होती है, जब सदन चल रहा होता है, जब पार्लियामेंट अपना काम कर रही होती है, लॉ बनाने का, डिबेट का, कुछ भी, तब अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, लेकिन इनके पास में राइट टू वोट नहीं है। मतलब वो पार्लियामेंट में बैठ तो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी बिल को पास करना होता है तो वोट देना पड़ता है ना, वो राइट इनके पास में नहीं होता है। क्लियर है? अब इनको ये किसी भी हाउस में बैठ क्यों सकते हैं, उसका पीछे का भी तो लॉजिक होगा कि हम बात कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस की मीटिंग
कोई भी हाउस में या फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ कुछ कमिटीज भी होती है, उन कमिटीज का पार्ट हो सकते हैं या फिर किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठी हो तब भी वो बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब उनके पास राइट टू वोट नहीं है फिर उनको बैठने की आजादी क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हमें समझना है। इसके पीछे का देखो लॉजिक ये है क्योंकि कई बार क्या होता है, अपोजिशन जो होता है वो सरकार से सवाल करता है और कई बार लीगल मैटर्स पे सवाल किया जाता है। अब सरकार में जो लोग होते हैं जरूरी तो नहीं है कि अब सबको इतना लीगल नॉलेज हो, सबकी देखो अपनी अपनी डोमेन होती है, किसी को इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा, किसी को किसी चीज का नॉलेज होगा। लीगल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ना, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, जरूरी तो नहीं है सबको लीगल वाला नॉलेज हो। कई बार कोई बिल पे डिबेट चल रही है और अपोजिशन आवाज उठाता है कि नहीं ये संविधान के खिलाफ है, तब अटॉर्नी जनरल का यहाँ पे काम आ जाता है क्योंकि उनके पास लीगल नॉलेज होती है। तो वो वहां पे सरकार का एक तरफ से पक्ष रख देते हैं कि देखो भैया कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी संविधान की उल्लंघना नहीं हो रही है, ऐसे 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 हम प्रोविजन है, इसमें कहीं ना कहीं भी संविधान की उल्लंघना नहीं है, कृपया करके आप इस बिल को पास होने दीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखते हैं लीगल मैटर्स में पार्लियामेंट में भी, लेकिन इनके पास क्या है, राइट टू वोट नहीं होती है पार्लियामेंट में क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर थोड़ी ना है, ठीक है, इसलिए इनके पास राइट टू वोट नहीं होती है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। अब बारी आई है सॉलिसिटर जनरल की। इन एडिशन टू द अटॉर्नी जनरल देयर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल के अलावा भी कुछ और भी लॉ ऑफिसर्स होंगे। अब इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा देश है, सिर्फ एक ही लॉ ऑफिसर थोड़ा ना होगा, बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं। तो अदर में कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। दे आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दे असिस्ट अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेसिकली देखो जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। इनके नीचे 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है, इनके नीचे 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह भी होते हैं। सो ये काम क्या करते हैं? ये बेसिकली काम करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को ये लोग असिस्ट करते हैं इनका काम करने में, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को उनको काम करने में, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास देखो बहुत सारा काम है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ तो पूरे देश में कहीं ना कहीं कितनी कोर्ट में केस चल रहा होगा। अब हर जगह तो अटॉर्नी जनरल नहीं जा सकते, तो वो अपने जूनियर से बोल देते हैं कि भैया चलो तुम जाओ। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से बोलते हैं कि भैया तुम निपटा दो, मेरा कोई काम नहीं है। तो बेसिकली इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा देश रन करना, इतने सारे सरकार के खिलाफ केस होते हैं, अकेले अटॉर्नी जनरल से कहां संभलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल और फिर चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह ये सारी चीजें होती है। इट शुड बी नोटेड that here only the office of attorney general is created by the constitution। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं की गई है। तो सॉलिसिटर जनरल की क्या पावर है, सॉलिसिटर जनरल कैसे काम करते हैं, सॉलिसिटर जनरल बने कैसे, ये सारी चीजें हुई है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारी चीजें कैसी हुई है? लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, इसकी वजह से ये सारी चीजें यहां पे हुई हैं, ठीक है, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन अबाउट सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं हुई है। आर्टिकल 76 सिर्फ किसकी बात करता है? आर्टिकल 76 जो कि हमारे संविधान में है वो सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है, सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल की सारी चीजें पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके द्वारा गवर्न हो रही है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। देन अब बारी आई है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या है उसको समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 165 हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द स्टेट, दस ही करस्पॉन्ड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है
वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो आज जो केंद्र सरकार है, उनको असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो राज्य में भी तो सरकार होती है, राज्य में भी तो चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ उनको भी तो लीगल एडवाइस चाहिए, उनके खिलाफ भी तो केसेस वगैरह हो रहे हैं। तो स्टेट लेवल का जो हाईएस्ट ऑफिस है, स्टेट लेवल पे जो सरकार का जो वकील है, वो कौन है, उनको बोला गया है एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल का कहां पे लिखा है, एडवोकेट जनरल का हमारे संविधान में आर्टिकल 165 में लिखा गया है एडवोकेट जनरल के प्रोविजंस। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। द एडवोकेट जनरल इज जनरली अपॉइंटेड बाय गवर्नर। अब आप देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा था, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर रहे थे प्रेसिडेंट। तो स्टेट लेवल पे कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट लेवल पे ऑफ कोर्स गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ एन हाई कोर्ट। साथ ही साथ ये कौन होने चाहिए, ये वो पर्सन होने चाहिए जो कि जज ऑफ एन हाई कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, जो कि जज ऑफ एन हाई कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो, वो इंसान क्या हो सकता है, वो इंसान एडवोकेट जनरल हो सकता है। क्लियर है। देखो अटॉर्नी जनरल में हमने क्या देखा था, अटॉर्नी जनरल का आप याद करो तो अटॉर्नी जनरल में हमने बात की थी, इसको आप ऐसे समझो, अटॉर्नी जनरल में हमने बात की थी, इनको अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। साथ ही साथ इनकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड वर्ड अंडरलाइन करना है, क्वालिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। ठीक है, क्वालिफाइड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफाइड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफाइड एज टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ ये अटॉर्नी जनरल है। एडवोकेट जनरल का क्या है, एडवोकेट जनरल में हमने देखा, एडवोकेट जनरल पूरा लिख देते हैं। एडवोकेट जनरल में यहाँ पे गवर्नर आ जाते हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ पे गवर्नर है, उनको कौन अपॉइंट कर रहा है, उनको गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या आ जाता है, क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाता है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। इसको ज्यादा आप इतना ज्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं जाना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमें डिटेल में देखना होगा, नहीं तो 12th लेवल पे जितना भी आपने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। ठीक है, The term of the office of Advocate General is not fixed by the Constitution। यहाँ पे भी टर्म फिक्स नहीं है। लाइक अटॉर्नी जनरल की क्या टर्म फिक्स थी जी, नहीं, उनकी टर्म फिक्स नहीं थी। सेम वैसे ही एडवोकेट जनरल की भी टर्म फिक्स नहीं है कि वो कितने साल तक ऑफिस में रहेंगे। हो सकता है 5 साल रह जा, हो सकता है 10 साल रह जा, हो सकता है 2 साल रह, हो सकता है 1 साल रहे। वो संविधान में नहीं लिखा है, वो गवर्नर डिसाइड करेंगे। Further, the Constitution does not contain the procedure and grounds for his removal. He hold office during the pleasure of governor। ठीक है, ये ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, जब तक कि गवर्नर की इच्छा होती है। This means that he may be removed by governor at any time। इसका मतलब ये होता है कि इनको कोई कभी भी रिमूव कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा, क्योंकि गवर्नर की मर्जी से एडवोकेट जनरल बने हैं और गवर्नर की मर्जी से ही बने रहेंगे। और गवर्नर कैसे काम कर रहे हैं, गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे गवर्नर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्य की सरकार जो बोल रही है उसी हिसाब से गवर्नर काम कर रहे हैं। He may also quit his office by submitting his resignation to the governor। ये साथ ही साथ ऑफिस को क्विट कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन, लेकिन ये किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। ये बेसिकली हमने लॉ ऑफिसर्स के बारे में देखा था, लॉ ऑफिसर्स के बारे में देखा था। सबसे ऊपर है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को कौन असिस्ट कर रहा है, अटॉर्नी जनरल के पास भैया बहुत काम है, तो उनको सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल असिस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टेट लेवल के लॉ ऑफिस को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, सो इन लॉ ऑफिसेस की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये वाला वीडियो कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट था, अपार्ट फ्रॉम योर 12th लीगल स्टडीज। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या जाती है, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए क्या आया है। वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी आपके फोन या आपके लैपटॉप पे। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जिसमें बहुत सारी क्लासेस मेंशन है, लाइक क्लास KG2
क्लास 12th यहाँ पे मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी कुछ वीडियोस हैं जिसमें मिनी जानकारी सीरीज वगैरह यहाँ पे है। सपोज आपने यहाँ पे क्लास 11 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे जाके क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बने हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे दिखेंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नीचे नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करते हैं, आपको लीगल स्टडीज के वीडियोस यहाँ पे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज मिलेंगे। जैसा मैंने आपको क्लास 11 का बताया है, सेम सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी फॉर्मेट में अरेंज्ड हैं, सभी क्लासेस के वीडियोस इसी फॉर्मेट में अरेंज है। आप 10th का देखिए, 12th का देखिए, जिस क्लास का देखना है आप उस क्लास का देखिएगा, वीडियो इसी फॉर्मेट में अरेंज है। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube से वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आप कहीं से भी करें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में बताइए, कॉलेजेस में बताइए, कोचिंग्स में बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।